वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि विश्व को कृषि प्रदेशों में किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है और कौन कौन से ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने कृषि प्रदेशों को डिवाइड किया है, नहीं बांटा है। तो एक जो है व्यक्ति होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मैं बात करूं जिनकी, तो उनका नाम है डी हिटलसी। और डी हिटलसी महोदय ने जो है विश्व की कृषि प्रदेशों को 13 भाग में बांटा है। और हंटिंगटन के अनुसार भी देखेंगे, चार पार्ट में बांटा है। उनको कहा प्रथम परिमंडल, दूसरा परिमंडल, तीसरा परिमंडल और चतुर्थ परिमंडल। इसी प्रकार से जो है जोनासन महोदय भी बांटते हैं। उनका जोनासन महोदय, ओ जोनासन इनको कहते हैं, इन्होंने इसी प्रकार से बांटा। उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय मृतीय प्रदेश या मरुस्थल, ठीक है। इसी प्रकार से उपोष्णकटिबंधीय, इस प्रकार से इन्होंने सभी लोगों ने बांटा। अभी सबको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जानेंगे कि किस प्रकार से कृषि प्रदेश होते हैं और कहाँ कहाँ पे किस प्रकार के प्रदेश आपको मिलेंगे। ठीक, अब देखते हैं। पूरे विश्व स्तर के क्षेत्रफल को इन्होंने बांटा है इन सभी भूगोलवेत्ताओं ने, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में यानी सॉरी इकोनॉमिकल जियोग्राफी में आपको ये पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके जो है पेपर का, ठीक। तो इस वीडियो को आपको पढ़ना अति आवश्यक है। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले 4 वीडियो मेरे या 5 वीडियो अपलोडेड है इसके, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम संसाधन पर चर्चा कर चुके हैं मित्रों। साथ ही साथ संसाधन संरक्षण पर हमने चर्चा करी है। उसके बाद में हमने विश्व के मत्स्य पालन वाले क्षेत्र यानी मत्स्य उत्पादन के क्षेत्रों को देखा है। और सबसे पहले वीडियो में हमने देखा होगा आर्थिक भूगोल की परिभाषा देखी तथा उसका विषय क्षेत्र देखा, और साथ ही साथ आर्थिक भूगोल की संकल्पना को भी देखा हमने, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने प्राथमिक उत्पादन, द्वितीय उत्पादन एवं तृतीय उत्पादन के बारे में उसी वीडियो के अंतर्गत चर्चा कर ली थी, ठीक। तो उसी से रिलेटेड ये 5वां लेक्चर है, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल का ये 5वां लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देखते हैं 5वें चैप्टर के अंदर या 5वें लेक्चर के अंदर आप क्या पढ़ते हो। तो विश्व के कृषि प्रदेशों को हम पढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए मित्रों, कृषि प्रदेश जो होते हैं एक ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं, ऐसे मतलब बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कृषिगत दशाएं होती हैं। विशेष रूप से फसलों की किस्में होती हैं, कई प्रकार की वैरायटीज होती हैं। उनकी उत्पादन की विधियों में समरूपता होती है। यह समरूपता कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों, कृषकों के आवास, रहन सहन के ढंग तथा जीवन स्तर को देखने को मिलती है। इस प्रकार एक कृषि प्रदेश समरूपता एवं संबद्धता में दूसरे कृषि प्रदेशों से भिन्न हो जाता है। मतलब कृषि प्रदेश उस स्थान को हम कहते हैं, उस जगह को कहते हैं। मान लिया ये इंडिया है, मान लिया मैं ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये मैं भारत स्तर की बात कर लूँ, ये भारत है। मान लिया यहाँ से लेकर के ये सब पठार है, तो इसको हम बांट लें कि पठारी कृषि क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, पठार होंगे तो यहाँ पे लगभग जो है कपास वगैरह की खेती ज़्यादा मात्रा में होगी। अगर हम इसको बांट दें, गंगा का जो सब समतल मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदान है, यहाँ पे बांट दें जो है इसको, जो है गेहूं वाला क्षेत्र हम विभाजित कर दें। इसी प्रकार से पश्चिमी वालों को हम चाय वाले के हिसाब से बांट दें, ठीक। जम्मू कश्मीर में सेब उत्पादन पे बांट दें। इसी प्रकार से हम अलग अलग क्षेत्रों में कृषि प्रदेश बना दें। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी विशेष जगह हो जहाँ पे उसका उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा हो, केवल उसी का उत्पादन हो रहा हो, और वहाँ के लोगों का जो है रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा एक जैसा कुछ कुछ मिलना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, सब में समरूपता होनी चाहिए। समरूपता मतलब क्या होता है, लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हो लोग, ठीक। और वहाँ का जो है फसल उत्पादन का तरीका एक दूसरे से मिलते जुलते हो, बीज की किस्में एक दूसरे से मिलती जुलती हो। इस प्रकार के क्षेत्र को हम कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं। आइए आगे हम थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, कृषि प्रदेशों में सीमांकन के आधार तत्व जो होते हैं, मतलब कृषि प्रदेश कैसे बांटा जाएगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा कि यहाँ से कौन सा कृषि क्षेत्र है, यहाँ से कौन सा कृषि क्षेत्र है, उसको हम किस आधार पर चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस आधार पर उसको हम बांटते हैं, कि कहाँ से कौन सा कृषि प्रदेश क्षेत्र होगा, कहाँ से कौन सा प्रदेश होगा, ठीक। तो देखिए, उसके आधारभूत जो तत्व होते हैं उसको हम चर्चा करते हैं। तो कृषि प्रदेशों के सीमांकन में उन्हीं तत्वों का सहारा लिया जाता है मित्रों, जो कृषि की समरूपता एवं संबद्धता की प्रादेशिक भिन्नता को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होते हैं। सबसे पहले यानी सर्वप्रथम सन 1936 ईस्वी में डी हिटलसी
1936 ईस्वी की बात है। डी हिटलसी नामक विद्वान है, तो हमने पहले इन्हीं का नाम लिया था क्योंकि ये बड़े फेमस विद्वान है कृषि प्रदेश को बांटने में। इन्होंने 13 प्रकार की कृषि क्षेत्रों को बांटा, जिनमें चलवासी पशुचारण प्रदेश, व्यापारिक पशुचालन प्रदेश, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश। इसके बाद में और भी चीजें बताई है, तो मैं बताऊंगा इसे। छठवां चावल विहीन गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश। अभी मैं इसको बता रहा हूँ पूरा विस्तार से, तो इस पे ठीक है। तो ये किसने बताया? डी हिटलसी ने बताया। और इन्होंने सर्वप्रथम 1936 ईस्वी में डी हिटलसी महोदय ने विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन करने के जो है तत्व बताए हैं। वो जो है तत्व हम देख लेते हैं कि किन आधार पर कृषि प्रदेशों का विभाजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। पहला इन्होंने बताया डी हिटलसी महोदय ने कि फसलों एवं पशुओं का क्या करेंगे? सहसंबंध देखेंगे कि फसल एक दूसरे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर फसल मिल रही है तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत जो है चेंज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पशुओं को हम देखेंगे कि वहाँ पशुपालन कैसे होता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, कृषि करने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल खेती जो है सेम हो या फिर खेती करना होता। कृषि का मतलब होता है पशुपालन भी साथ में। तो कृषि करने का मतलब क्या होता है? पशुपालन। ठीक है, पशुओं का जो है देख रेख करना, पशुपालन करना भी एक कृषि ही होता है। ठीक, तो कृषि मतलब केवल खेती करना नहीं होता, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो फसलों एवं पशुओं का सहसंबंध देखेंगे कि किस प्रकार से फसलें सहसंबंधित है एवं पशु सहसंबंधित है। ठीक, या फिर वहाँ के पशुओं में और वहाँ से जो है जो फसल उत्पादित हो रही है उन दोनों में क्या संबंध है। ठीक, इसको देखेंगे। दूसरा हम देख सकते हैं कृषि की उत्पादन विधि। अब मान लिया कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सेम प्रकार की जो है कृषि की उत्पादन विधियां प्रयोग में लाई जा रही है, मतलब कृषि करने की जो विधियां होती हैं, जैसे कि मान लिया गेहूं उगाने की जो विधि इंडिया में चल रही है, वही विधि मान लिया चाइना में चल रही, वही नेपाल में, वही भूटान, वही बांग्लादेश में, तो हम इसको एक अलग क्षेत्र में डिवाइड कर लेंगे कि हाँ ये कृषि प्रदेश कुछ सेम लग रहा है। और भी विधियां होती हैं और भी आधार तत्व होते हैं, जैसे कि तीसरा देखिए, कृषि भूमि में श्रम पूंजी संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। अब श्रम पूंजी और भूमि, श्रम पूंजी भूमि और संगठन, तो कृषि भूमि कैसी है वहाँ की, साथ ही साथ वहाँ पे श्रमिक किस मात्रा में मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पूंजी वहाँ पे अगर है सही तरीके से तो उसको हम देखते हैं, साथ ही साथ संगठन किस प्रकार के वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इन सभी तत्वों पर निर्भर करता है कृषि प्रदेश का बंटवारा। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग। कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग, तो कृषि पदार्थ से मतलब जो कृषि करने के बाद में हमको वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं, ये भी आधार बनता है किसको करने में, तो कृषि प्रदेशों का सीमांकन करने में, मतलब कृषि प्रदेशों में सीमांकन में। ठीक है, कृषि को बांटने में, कृषि प्रदेशों को बांटने में। ठीक, अगला देखते हैं, कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, उपकरणों तथा आवास आदि संबंधी दशाएं। मतलब इसका ये होता है कृषि कार्य में सहायक यंत्र, जैसे कृषि कार्य में सहायक यंत्र जैसे कि आप देखते होंगे रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो। ठीक है, और उसके बाद निम्न प्रकार के बहुत सारे मशीनें, अब तो कंबाइन वगैरह आ गई, गेहूं काटने की नई नई तकनीक आती जा रही है, तो इन सब पर भी निर्भर करता है। सहायक यंत्र हो ये, उपकरण यही सारे हैं। ठीक है, उसके बाद में आवास किस प्रकार के वहाँ पे मान लिया किसानों के लिए किस प्रकार से आवास है, या फिर खेतों में रहने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कैसी, जैसे कि सींचने की क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें देखा जाता है कि इस प्रकार की मतलब कैसी व्यवस्थाएं होती, कैसे व्यक्ति रहता है वहाँ का, किस प्रकार का खान पान रहन सहन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं थोड़ा। तो मित्रों, इन सभी तथ्यों को अगर हम पढ़ें, छइयों तथ्यों को पढ़ने के बाद में, उपर्युक्त तत्वों को पढ़ने के बाद में क्या होता है, उपर्युक्त तत्वों का विशेष ढंग का अंतर संबंध भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण की भिन्नता के साथ अलग अलग होता है। मतलब क्या होता है, उपर्युक्त तथ्यों का विशेष ढंग का अंतर संबंध भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण की भिन्नता के अनुसार अलग अलग होता है। तो प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण के अनुसार जो सहसंबंध अभी हमने बताए हैं वो अलग अलग होते हैं। कृषिगत दशाओं पर प्राकृतिक पर्यावरण का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है किसी फसल पर, तो पर्यावरण का प्रभाव, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव कृषि पर अधिक मात्रा में पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही फसलें अधिकतर उत्पादित की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कृत्रिम रूप से नहीं उत्पादित कर सकते, लेकिन प्रकृति का भी उसमें योगदान है। जैसे भूमि है, भूमि प्रकृति के द्वारा, यानी प्राकृतिक क्या है, वो संसाधन है, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। साथ ही साथ जो व्यक्ति श्रम बल होता है वो भी प्राकृतिक संसाधन है। हम और आप कौन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, ध्यान रखेंगे।
तो प्राकृतिक पर्यावरण का कृषि के क्षेत्रों पर कृषि दशाओं में अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। किसी फसल तथा उसकी उत्पादन विधि में जलवायु वहाँ की कैसी है, धरातल कैसा है और मिट्टी की विभिन्नता कैसी होती है, इन सभी का प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ता है। परंतु कृषि में पूंजी एवं श्रम का सापेक्षिक विनियोग भी होता है। उत्पादन की खपत संबंधी दशाओं तथा उपकरणों आदि में मानवीय वातावरण के अनुसार भिन्नता मिलती है। अतः प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण के विभिन्न तत्व कृषि प्रदेशों के उद्भव, विकास एवं विशेषताओं के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। मतलब इसका यह है, जो हमने अभी भी आपको बताया सारी चीजें, इसका मतलब यह है कि पर्यावरण के द्वारा यानी प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा भी कृषि विशेष मतलब प्रदेशों का हम सीमांकन करते हैं। साथ ही साथ हम मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा भी कृषि प्रदेशों का हम क्या करते हैं, सीमांकन करते हैं। मतलब मानव के द्वारा भी आप देख सकते हैं बहुत सारी विधि है मानव के द्वारा बनाई गई और बहुत सारा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो दोनों प्रकार की विधियों को हम समन्वयात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, उसके बाद में हम कृषि प्रदेश का बंटवारा करते हैं। ठीक, विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने वाले विद्वानों में हंटिंगटन, ओ जोनासन तथा हिटलसी। तो कौन कौन है, हंटिंगटन, ओ जोनासन तथा हिटलसी, ये तीन नाम महत्वपूर्ण होते हैं। आइए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें हम हंटिंगटन महोदय की, तो इनके अनुसार विश्व के कृषि प्रदेश जो है बताए हैं जो इन्होंने, उनको हम देख लेते हैं। इन्होंने कृषि प्रदेशों का सीमांकन तथा वर्गीकरण बृहत जलवायु प्रदेशों के आधार पर किया। तो जलवायु को आधार बनाया इन्होंने और बृहद जलवायु को आधार बनाया, लघु जलवायु को नहीं, बृहद जलवायु को आधार बना करके क्या किया है इन्होंने, कृषि को बांटा है। कृषि प्रदेशों का विस्तार के मतलब बांटा है उनको कि कौन सा कृषि प्रदेश कहाँ पे होगा। इन्होंने विश्व को कृषि प्रदेशों के दृष्टिकोण से निम्न 4 परिमंडलों में बांटा है। तो पूरे विश्व को इन्होंने 4 परिमंडल में बांट दिया। वो परिमंडल कौन कौन से, प्रथम परिमंडल, द्वितीय परिमंडल, तीसरा परिमंडल और चतुर्थ परिमंडल। ठीक, आइए देखते हैं। तो प्रथम परिमंडल यहाँ पे नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, प्रथम परिमंडल का। इसमें कृषि के लिए सर्वदा क्या होता है, अनुपयुक्त भाग आते हैं, जैसे कि अनुपयुक्त भाग। तो अनुपयुक्त भाग आते हैं कृषि के क्षेत्र में, जो प्रथम परिमंडल होता है इसमें क्या होते हैं, अनुपयुक्त क्षेत्र आते हैं, जैसे कि टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। और उसके बाद में कौन सा प्रदेश आता है आपका, टुंड्रा प्रदेश हो गया। और उसके बाद में सतत हिमाच्छादित उच्च पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थल, मतलब जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, मतलब जो बंजर जमीन है, जो जहाँ पे कुछ नहीं होता, जैसे कि टुंड्रा प्रदेश में कुछ नहीं होता है। साथ ही साथ जहाँ पे हिमाच्छादित उच्च पर्वतीय प्रदेश मतलब होता है जो बर्फ से ढके हुए होते हैं, जहाँ पे ग्लेशियर वगैरह होते हैं। कोई पर्वत देखेंगे तो पर्वत के ऊपर जो होता है बर्फ जमा रहता है और पर्वत के आसपास भी बर्फ जमे रहते हैं। तो वो जो प्रदेश होता है उसको प्रथम परिमंडल में इन्होंने रखा, जहाँ पे कुछ होता नहीं है, मतलब जहाँ पे कृषि कार्य संबंधी भौगोलिक दशाएं नहीं महत्वपूर्ण है, उन्हीं को इन्होंने प्रथम परिमंडल में बांटा। मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता जाता उसको प्रथम परिमंडल। दूसरा परिमंडल देखते हैं हम किसके अनुसार, हंटिंगटन के अनुसार। तो देखिए हंटिंगटन क्या कहते हैं दूसरे परिमंडल के अंतर्गत, हंटिंगटन कहते हैं कि इसमें कृषि हो सकती है, दूसरे परिमंडल में कृषि हो सकती है, परंतु वन आच्छादित होने के कारण ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है, जैसे विषुवत-रेखीय प्रदेश और टैगा प्रदेश। ध्यान रखेंगे प्रथम परिमंडल में टुंड्रा प्रदेश था और वहां पे कुछ नहीं हो सकता था, कृषि के लिए कोई क्षेत्र ही नहीं था, मरुस्थल भी था, उसी में शामिल है। तो जो आप देखते हैं सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल कितने देशों में फैला है, 12 देशों में फैला। किसमें किसमें फैला है, 12 देशों में, अफ्रीका में है, ठीक है। आप देखते हैं पश्चिमी सहारा देश में है, मोरक्को में है, ठीक है, अल्जीरिया में है, अल अजीजिया में है, ट्यूनीसिया में है, लीबिया में है, ठीक है। अल अजीजिया तो लीबिया का ही भाग है, अल अजीजिया सबसे गर्म जो है स्थान नापा गया था, ठीक है। इसी प्रकार से सूडान, दक्षिणी सूडान और नाइजर, चाड, ठीक है। फिर उसके बाद में माली, मोरिटानियो, इन सभी देशों में क्या फैला हुआ है, तो इन सभी देशों में क्या फैला हुआ है मित्रों, तो इन सभी देशों में सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की मैं बात करूं जो हिमाच्छादित हो रहता है हमेशा, वो है अंटार्कटिका का मरुस्थल, ठीक है। अंटार्कटिका का मरुस्थल जो कि हमेशा बर्फ रहता है। तो सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है दुनिया का, तो अंटार्कटिका का मरुस्थल। लेकिन सबसे गर्म जो है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा का मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, ठीक। तो दूसरे परिमंडल के अंतर्गत इन्होंने रखा कृषि प्रदेशों को जो कि वन के द्वारा घिरे हुए होते हैं, वहां पे वन बहुत होता है, जैसे कि टैगा प्रदेश हो गया, विषुवत रेखीय प्रदेश हो गया, जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के एकदम से मध्य से क्या होती है, विषुवत रेखा गुजरती है।
तो जो विषुवत-रेखीय प्रदेश है यहाँ से यहाँ के मतलब 10 डिग्री मतलब 0 डिग्री ये होता है, बीच वाला जो क्षेत्र होता है 0 डिग्री, 0 से 10 5 एरिया में इस यहाँ पे बारिश खूब होती है। जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वन हो जाते हैं, और जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन हो जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को टाइगा प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टाइगा प्रदेश, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वन होते हैं, ठीक है। और वन हमेशा हरे भरे रहते हैं यहाँ के। क्यों हरे भरे रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सीधी मात्रा में भी पड़ती हैं, हमेशा सीधी मात्रा में पड़ती हैं, ठीक। और साथ ही साथ क्या होता है, हमेशा यहाँ पे बारिश भी हुआ करती है, तो विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा हरी भरी मतलब जो है वन झाड़ियाँ इत्यादि रहती हैं। यहाँ पे कृषि भी उतने सही मात्रा में नहीं हो पाती, ठीक। ध्यान रखेंगे। कृषि के लिए तो उपयोगी भूमि है, क्योंकि यहाँ पे जल वगैरह बहुत मतलब होता है, पानी बरसता रहता है समय समय पे, मतलब अधिकतर बरसता ही रहता है पनिया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में और क्या होता है, तो और क्या होता है, यहाँ पे ताप क्रम भी सही से तरीके से रहता है, हमेशा जो है सूर्य लंबवत यहाँ पे रहते हैं विषुवत रेखा पर। तीसरा परिमंडल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन, ठीक। तीसरा परिमंडल इन्होंने बताया कि यह अनिश्चित कृषि का है। अनिश्चित कृषि क्या होती है, इसमें क्या होता है, निम्न अक्षांशीय आर्द्र शुष्क प्रदेश, उत्तरी चीन मानसूनी प्रदेश तथा शीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें अनिश्चित रूप से कृषि होती है, मतलब अनिश्चित, कोई पता नहीं कौन सी कृषि यहाँ पे कैसी होगी, ठीक है। तो अनिश्चित रूप से कृषि का ये क्षेत्र होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा कृषि यहाँ पे भी नहीं होती, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे मतलब कब पता नहीं कौन सी कृषि कब हो जाए, कोई पता नहीं कहाँ होती कमी होती है, कब मौसम परिवर्तित हो। तो तीसरे प्रदेश के अंतर्गत कौन से चीज जो मानसूनी प्रदेश होते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कौन से प्रदेश होते हैं, देखें, विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर जाएंगे, 30 डिग्री नीचे आएंगे तो इस प्रदेश को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उसके बाद में यहाँ से 30 डिग्री से 66.5 डिग्री ऊपर जब जाएंगे और 66.5 डिग्री नीचे आएंगे तो 30 से 66.5 यानी ये वाले प्रदेश को हम कहते हैं क्या, इस वाले प्रदेश को हम क्या क्या कहते हैं मित्रों, तो इस वाले प्रदेश को हम कहते हैं जो है शीत कटिबंध, ठीक है, शीत कटिबंध। उसके बाद में जब ऊपर और जाता है तो शीतोष्ण कटिबंध हम इसको कहते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे यहाँ पे एकदम से शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। तो इसी को शीत कटिबंध कहा जाता है या फिर शीतोष्ण कटिबंध, उसी के आस ही पास होता है, ठीक। आगे देखते हैं चतुर्थ परिमंडल के अंतर्गत क्या आता है। चतुर्थ परिमंडल देखिए, इसमें कृषि के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है, यहाँ पे कृषि खूब मात्रा में होती है। इसमें पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जल जो है, पश्चिमी यूरोप, जो पश्चिमी यूरोप आप देखते हैं, पश्चिमी यूरोप किधर पड़ेगा, जो है अटलांटिक महासागर के किनारे पश्चिमी यूरोप, जहाँ पे इटली जर्मनी और ये सब पोलैंड इत्यादि जो है देश स्थित है, जहाँ पे इंग्लैंड देश स्थित है, ठीक है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड है, ये सारे देश उसी पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य मतलब वहाँ का जो है क्षेत्र है, उसी को तुल्य मतलब बोल दिया गया। जलवायु, ठीक है, यूरोपीय मतलब जलवायु यूरोपीय तथा अमेरिकन प्रायद्वीप जलवायु। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, यूरोपीय तथा अमेरिकन महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्यसागरीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय पूर्वी तटीय जलवायु, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा उच्च पठार जलवायु वाले प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक। तो चतुर्थ परिमंडल के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र आते हैं आपके, ठीक है। वो जो है अब ये सारे जो क्षेत्र हैं आप देखे होंगे, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। अब यूरोप के पश्चिमी साइड में जब आप जाएंगे तो वहाँ की जलवायु ऐसी बात कर रही। यूरोप की कंट्री जितनी भी हैं, अमेरिकन प्रायद्वीप है, अमेरिकन प्रायद्वीप किधर पड़ता है, तो अमेरिकन प्रायद्वीप आपको नीचे पड़ेगा, इधर कैलिफोर्निया के पास से पड़ेगा, तीन तरफ से जल ने घेर रखा है, ठीक। तो वहाँ सब क्या होता है, वहाँ सब क्या होता है, कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं होती हैं। भारत की मैं बात कर लूँ, भारत में भी ऐसे गंगा यमुना का मैदान, ठीक। तो आपको इतना सारा ये बिल्कुल याद नहीं करना, बस एक दो बार वीडियो देख लेना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। आपके माइंड में जो एग्जाम में आएगा उसी को लिख दीजिएगा। जियोग्राफी आपको यहाँ पे अब उष्ण कटिबंध ये सब मैं समझाने लगूंगा अभी, तो लगभग जो है 1 घंटा लग जाएगा मुझे कटिबंध समझाते समझाते, ठीक। तो किसी दिन कटिबंध पर वीडियो में बनाऊंगा, या फिर अगर आपने कटिबंध आपको नहीं पता है तो आप जो है वीडियो देख लीजिएगा फर्स्ट ईयर से, या फर्स्ट ईयर में पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक। तो वहाँ पे आपको कटिबंध वगैरह इसीलिए क्रियाएं होती, कटिबंध क्या होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें क्या होती है, इसको हम बता दिया था हमने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगला देखते हैं। तो ओ जोनासन ने विश्व के कृषि प्रदेशों को किस प्रकार से बांटा। तो सबसे पहले अगर ज्योग्राफी आपको पढ़ना तो आपको मैप रखना पड़ेगा, और मैप का काफ़ी अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक। तो मैप का अध्ययन आप लोग कर लेंगे तो ज्योग्राफी आसानी से पढ़ सकेंगे।
जब पता चले कि बताएगा कि महाद्वीपीय जलवायु, तो महाद्वीपीय जलवायु कौन सी होती है? अमेरिकन महाद्वीपीय जलवायु। अब अमेरिका महाद्वीप कहाँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दो महाद्वीप है, किधर पड़ते हैं, भारत के किस साइड में है? तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, तो वो पता करना जरूरी पड़ेगा भैया ना। तो उसको मतलब आपको पता करना, मैप का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। प्रयास करूंगा कि जो है मैं किसी तरीके से आपका ये भी चीज़ें करवाऊँ, लेकिन हाँ, अगर प्रश्न पूछा जा रहा तो ऑप्शन अभी आपके पास होते हैं कि ये प्रश्न आपको नहीं पता है उतनी मात्रा में, तो आप दूसरा भी प्रश्न लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ना। और विस्तार से क्यों, मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता सारी चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पे अभी बताने लगूँ टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, विषुवत प्रदेश, अभी इन्हीं सबको बताने लगूँ, तो इन्हीं सब की विशेषता बताते बताते हमको शाम हो जाएगी, मतलब एकदम से शाम क्या 2-3-4 घंटे बीत जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। और उतना आप लोग पढ़ नहीं सकते ना, समस्या इस बात की है। चले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ओ जोनासन ने विश्व के कृषि प्रदेशों को किस प्रकार से बांटा, ये देखते हैं। ओ जोनासन ने विश्व को निम्न कृषि प्रदेशों में बांटा है, जैसे कि आपको इन्होंने का, खा, गा, घा, अंगा 5 प्रदेशों में बांटा है। पहले थे उष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश को उन्होंने का, खा संक्रमण प्रदेश कहा है। कि का से खा में संक्रमण प्रदेश, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, का से खा संक्रमण मतलब कुछ जो है, जो ये का जो उष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश, ये खा वाला जो है मैं बताऊंगा अभी। खा देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। जो खा प्रदेश है आपका, उष्ण उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय मित्र एवं मरुस्थल, ये इससे लिंक्ड होता है, मतलब पहला जो है वो उसका संक्रमण दूसरे पे होता है, मतलब दूसरे से क्या होता है, अटैच होता है। तो पहला प्रदेश यानी उष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश, और दूसरा प्रदेश इनका कौन सा है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय मृत प्रदेश या मरुस्थल, जहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो उष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश जहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, और जो उपोष्ण कटिबंधीय मृत प्रदेश यानी जो मरुस्थल होते हैं, वो जो हमने इनके किस में बताया था, तो मरुस्थल वगैरह हम किस में बताए थे, प्रथम परिमंडल में बताया था। और दूसरे परिमंडल में हमने क्या बताया था, हंटिंगटन वाले में, कि विषुवत रेखीय प्रदेश, इसमें टैगा प्रदेश वगैरह आते हैं, ठीक। तो वही दोनों प्रदेश इनके का और खा में दिखाई पड़ते हैं, किसमें, का और खा में। तो इन दोनों में रिलेशन है, इसीलिए का खा संक्रमण वहां पे लिखा है, ठीक। इन दोनों में थोड़ा बहुत रिलेशन, मतलब यहाँ पे ना तो कृषि होती ना तो यहाँ पे कृषि होती, इसलिए का खा प्रदेश, मतलब का लिखा है कि का से खा संक्रमण, या का से खा संक्रमण प्रदेश, ठीक। आगे देखते हैं, तो खा संक्रमण आप देखें, अब देखें ये गा, खा से गा संक्रमण है, मतलब ये इससे लिंक है। देखें गा, उपोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर कहाँ पे पड़ता है, भूमध्य सागर आपको पता होगा, यहीं से इंडिया है, देखिए यहाँ से इंडिया है ये, ठीक। अब एशिया वगैरह ऊपर है, मान लिया इधर ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में जब इधर आएंगे तो इधर आपको अफ्रीका महाद्वीप पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा यहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप पड़ेगा। अब ये अफ्रीका महाद्वीप है, इधर जो है अमेरिका वगैरह है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अटलांटिक महासागर है, और यहीं पे आपका यूरोप पड़ता है। अब यूरोप में ही क्या क्या है, यहीं से जो है अब आप जाते हैं, इधर से ये मिस्र निकला हुआ है, इसी के बीच से जो है एक सुएज नहर जाती है। यहीं पे एक देश है, उसका नाम है सऊदी अरब, और सऊदी अरब से होते हुए इधर मिस्र को काटते हुए एक नदी जाती है मित्रों, और वो नदी क्या जाती है, वो सॉरी एक जो है नहर जाती है, उसका नाम है सुएज नहर। और सुएज नहर व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में भी सुएज नहर है। तो सुएज नहर यहीं से जाती है मिस्र से होते हुए, ठीक है। और जब मिस्र से होते हुए वो सुएज नहर जाती है, और वो कहाँ पे मिलती है, तो भूमध्य सागर में मिलती है जाकर के, ठीक। तो भूमध्य सागर क्या है, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में है, तो इसीलिए वहाँ की जो आसपास की जो जलवायु है, आसपास के जो कृषि प्रदेश है, यानी आसपास के जो क्षेत्र, वहाँ पे कृषि अधिक मात्रा में होती है, ठीक। और वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ठीक। कैसे उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, जैसे आप देखेंगे विषुवत रेखा है, इसके 30 डिग्री ऊपर, यहाँ से, अब यहाँ से भारत को आधे आधे भागों में ये देखिए बांटता है ये, ठीक है। ये कौन सी रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा। नीचे वाली कौन सी है आपकी, मकर रेखा, ठीक। बीच वाली कौन सी है रेखा आपकी, तो बीच वाली रेखा है आपकी विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। ऊपर वाली जो है कर्क रेखा, जिसको 30 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, सॉरी 23.5 डिग्री है, और नीचे की ये है, ये 23.5 डिग्री है, ठीक। अब 23.5 डिग्री से जब आप ऊपर जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं, कौन सा प्रदेश कहते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जो है, लगभग 23.5 से जो है आप जो है 40-45 तक जाएंगे, तो वहीं पे जो है उपोष्ण कटिबंध पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडी होगी, ठीक। जैसे यूपी वगैरह के क्षेत्र में आप आते हैं, तो ये उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, उपोष्ण, ठीक। बीच वाला क्षेत्र ये जो है ये उष्ण कटिबंध है। तो यहीं पर जो है आपका क्या पड़ता है, यहीं पर आपका पड़ता है भूमध्य सागर।
जब यहीं पर भूमध्य सागर पड़ता है तो इसीलिए बता रहा है बार बार कि भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश में कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इटली वगैरह आपके पड़ते हैं, तो इटली भी कृषि प्रधान देश है, जैसे एक भारत देश है। तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है इसीलिए। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है घा, शीतोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश। क्या शीतोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश, घा से डा संक्रमण इसमें है। आगे देखते हैं ध्रुवीय मृत प्रदेश, जो ध्रुवीय मृत प्रदेश है, जो पृथ्वी है, यहाँ पे देखेंगे पोल होता है यानी ध्रुव होता है पृथ्वी का, और यहाँ पे भी ध्रुव होता है, तो यहाँ पे खेती वगैरह नहीं की जाती क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ठंडी पड़ती है यहाँ पे। ठीक, तो ध्रुवों पर हमेशा क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, ध्रुवों पर हमेशा क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, इसलिए यहाँ पे खेती वगैरह जैसी कोई संभावना ही नहीं होती है। इन्हीं को हिमाच्छादित प्रदेश हम कहते हैं, जो कि हंटिंगटन ने बताया था प्रथम परिमंडल के अंतर्गत सतत हिमाच्छादित उच्च पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो उच्च ये पर्वतीय प्रदेश ना होकर के, पर्वतीय प्रदेश पर्वत है लेकिन पूरे रूप से यहाँ पे पर्वतीय प्रदेश नहीं है, मैदान भी है, यहाँ पे समुद्र भी है, लेकिन सब किसके हैं, बर्फ के हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और जोनासन ने क्या क्या बताया। जोनासन के अनुसार 3 जीवन प्रदेश बृहत, विश्व के 3 बृहद कृषि प्रदेश हैं, इनको वे क्रमशः उच्च कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश कहते हैं। एक व्यक्ति है कौन, ओ जोनासन, किसके बारे में हम बता रहे थे, ओ जोनासन के बारे में बता रहे थे। तो जोनासन के अनुसार अगर मैं बड़े स्तर पर बात करूं तो इन्होंने बताया कि 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। एक तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कृषि प्रदेश, एक उपोष्ण कटिबंधीय कृषि प्रदेश, और शीतोष्ण कटिबंधीय कृषि प्रदेश होते हैं। और शीत कटिबंध में तो क्या नहीं होता, शीत कटिबंध में मित्रों फसलें नहीं होती कोई, हमने बताया, जो वहां पे बर्फ हमेशा जमी रहती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो अगर मुख्य रूप से आपको ये का खा डाढ़ा संक्रमण आपको नहीं बताना सारी चीजें, तो अनुसार आप एक सिंपल भाषा में परिभाषा बता सकते हैं। ऐसे आप पृथ्वी बनाएंगे वहां पे, साथ ही आपको दर्शाएंगे यहाँ पे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा। इसको इन्होंने बताया पहला प्रदेश, इसको कहा इन्होंने उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इससे ऊपर जो है आपको लगभग जाना पड़ेगा कितना डिग्री, 40 से 45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद में इसके यहाँ इधर ये प्रदेश और ये प्रदेश, ये दोनों प्रदेश कौन से हैं, उपोष्ण कटिबंधीय कृषि प्रदेश हैं, ये दूसरे प्रदेश हैं। ठीक, ये 2 नंबर वाले हैं। और जो इसके नीचे वाला प्रदेश होता है 66.5 डिग्री, मतलब जो है 66.5 डिग्री के बाद वाला तक, या फिर थोड़े और आगे तक होता है, मतलब जो है 90 से मतलब 80, जो 70 यानी 66.5 के से लेकर के 90 तक वाला प्रदेश होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये कृषि प्रदेश में नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कृषि होता ही नहीं तो कहाँ पे इनको कृषि प्रदेश में क्यों लें। तो यही 3 होते हैं, कौन कौन से, उष्ण कटिबंध जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, उपोष्ण कटिबंध जहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों समान मात्रा में पड़ती है, जैसे कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, इंडिया की मैं बात करूँ, भारत का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र मतलब यूपी वाला क्षेत्र। ठीक है, यूपी में क्या होता है, गर्मी भी पड़ती, ठंडी भी, बरसात भी, तीनों होते हैं, तो इसको हम उपोष्ण कटिबंध कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध कौन होगा, ऊपर वाले क्षेत्र, चाइना वगैरह के जो क्षेत्र हो गए ऊपर वाले, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल के और ऊपर चले जाएंगे हम, चाइना, रूस जो है, तिब्बत वगैरह साइड में, तो यहाँ के जो प्रदेश मिलेंगे, जम्मू वम्मू कश्मीर के प्रदेश, ये सब कैसे होते हैं, ये शीतोष्ण होते हैं। और ऊपर चले गए जम्मू कश्मीर से थोड़ा और ऊपर, तो वो सब शीतोष्ण कटिबंध आएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके विश्व के कृषि प्रदेश, उनका नाम है डी प्रकार से बढ़ते हैं। तो डी हेटलसी ने विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन उक्त 5 आधार तत्वों पर प्रयोग किया है। उनके अनुसार विश्व को निम्नलिखित कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया। उक्त 5 जो हमने बताए कि फसलों एवं पशुओं का सहसंबंध पर देखते हैं, और कृषि की उत्पादन विधि, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा, कृषि में उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग, कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, उपकरणों एवं आवास आदि संबंधी जो दशाएं होती हैं, इन सभी को आधार मान करके 1936 ईस्वी में सबसे पहले डी हिटलसी महोदय ने कृषि प्रदेशों को 13 जो है आधार में बांटा, 13 प्रदेशों में बांटा। वो 13 कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। पहला है चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा है व्यापारिक पशुचालन प्रदेश। ठीक, ये ध्यान रखेंगे सारी बातें, यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, इसको विस्तार से आपको नहीं पढ़ना है कि स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश के बारे में विस्तार से बताइए, ऐसा नहीं पूछेगा। स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, चौथा है प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, पांचवा है चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश, छठवा है चावल विहीन गहन निर्वाहक प्रदेश। अब देखिए स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है, आपको पता होगा, हमने अधिकतर वीडियो में बताया स्थानांतरण
कृषि को जलाओ, काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। जंगल क्या करते हैं, जला देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, वहाँ पे कृषि करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर वो जमीन छोड़ करके अलग जाते हैं, फिर जंगल को जलाते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं और जलाते हैं, फिर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ये तो उस प्रदेश को अलग बांट दिया। प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, जो प्रारंभ से ही कृषि प्रदेश है, अस्थायी है, कहीं पे भाग वगैरह कृषि नहीं करते, इकट्ठे वहीं पे कृषि करते हैं, तो उसको प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश बोल दिया गया। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, जहाँ पे चावल ज्यादा होता है उसी को इस प्रदेश में रखा। चावल विहीन, जहाँ पे चावल होता ही नहीं है वहां पे छठवा रखा। सतवा रखा जहाँ पे व्यापारिक एवं बगानी कृषि होती है, जहाँ पे व्यापारिक कृषि होती है, ठीक, व्यापार के लिए कृषि की जाती है। जैसे जो है चाय वगैरह की फसलें हो गई, कपास हो गया, नील की खेती हो गई, इन सबको व्यापारिक यानी बगानी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। अठवा देखिए भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, जो भूमध्य सागर के कृषि प्रदेश है, मतलब भूमध्य सागर हमने बता दिया था अभी आपको, भूमध्य सागर वाला, ठीक। अगला देखते हैं, नौवां है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, जो व्यापार के लिए अन्न उत्पादन करते हैं, ठीक है। जैसे कि केरल वगैरह के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो मसाले उत्पादन किए जाते हैं वो फिर किसकी दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, तो उसको हम अलग रखते हैं। 10वां व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, जहाँ पे व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन हो और साथ ही साथ पशु का भी उत्पादन, मतलब पशुओं का भी जो है पशुपालन भी किया जा रहा हो और उनका भी व्यापार किया जा रहा हो, उसको इसमें रखते हैं। 11वें कृषि प्रदेश के अंतर्गत हम रखते हैं निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश को, मतलब निर्वाहक फसल, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए केवल फसल उत्पादन करे उसी को निर्वाहक फसल कहते हैं। और पशु उत्पादक मतलब होता है पशुपालन करते हैं, तो किस लिए करते हैं कि निर्वाहक। ये तो पहला जो था, जो 10वां हमने बताया, वो व्यापार की दृष्टि से जो है फसल उगाते हैं और व्यापार की दृष्टि से पशुपालन करते हैं। लेकिन 11वें में केवल खाने के लिए भोजन, मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए कृषि करते हैं और दूध उत्पादन के लिए, दूध ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। अगला देखिए व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश मतलब होता है पशुओं का पालन करेंगे किसके किसके लिए, दूध उत्पादन करने के लिए। दूध उत्पादन किस प्रकार का दूध उत्पादन, खाने के लिए नहीं, व्यापार के लिए दूध उत्पादन करेंगे। तो 12वें के अंतर्गत 13वां है विशेषीकृत बागवानी प्रदेश, ठीक है, तो जहाँ पे फूल फल इत्यादि की कृषि करवाई उसी को बागवानी फसल कहते हैं, ठीक है। और व्यापारिक दृष्टि से भी बागवानी फसलें इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखेंगे इतनी बात को, ठीक। अब दूसरा हमने पहला जो बताया था आपको यहाँ पे, एक मिनट, पहला जो हमने बताया था चलवासी पशुचारण प्रदेश, तो व्यापारिक पशुचालन प्रदेश एक होता है, एक चलवासी पशुचारण प्रदेश होता है। तो जो व्यापारिक जो पशुचालन प्रदेश होता है तो व्यापार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे पशु वगैरह चराए जाते हैं, वहाँ पे पशु के चारा मतलब चारागाह एक प्रकार से है ये। अब चलवासी पशुचारण प्रदेश, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा का पूरा इस पे अध्ययन करेंगे कि चलवासी पशुचारण प्रदेश क्या होता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम चर्चा कर लेंगे चलवासी पशुचारण प्रदेश पर विस्तृत रूप से, ठीक, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो चलिए मित्रों फिर मिलेंगे हम अगले